Hi guys, this is Mayur Upadhyay and I welcome you all in this video of Super Career League जहाँ पे we are going to talk about the GK portion and we are going to talk about the current affairs. तो आपके जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं जैसे कि आईपीएम हो गया, सीयूसीईटी हो गया, एनपीएटी हो गया या फिर सीयूईटी एग्जामिनेशन हो गया इंक्लूडिंग डीयूजीएटी, डीयूजैट, तो इस सारे एग्जामिनेशंस में जीके का क्या रूल है एंड आपको कैसे जीके की प्रिपरेशन करनी है। अलॉन्ग विद दैट हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे विच इज ऑफ स्टैटिक बट इट इज करंटली लिंक टू दी करंट अफेयर्स। साथ ही साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड आपको कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करने हैं। ठीक है, सो प्लीज बने रहिएगा एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट जीके एंड करंट अफेयर्स तो यहाँ पे कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट हो जाती है वो है हमारा द वेरी फर्स्ट वन इज आर स्टैटिक पोर्शन एंड द सेकंड वन इज करंट अफेयर्स। ठीक है, नाउ इन स्टैटिक पोर्शन you have many subjects like we have history, we have economy, we have geography, we have general science, and finally we have miscellaneous portion. ठीक है, so these are some of the subjects of static and उसके बाद we have current affairs. In any of the given examination, कोई भी एग्जामिनेशन हो आपको करंट अफेयर्स आना ही आना चाहिए। एंड करंट अफेयर्स किस तरीके का? सो करंट अफेयर्स विच इज बेस्ड ऑन दी वन लाइनर्स पैटर्न, बेस्ड ऑन वन लाइनर्स पैटर्न। वन लाइनर्स पैटर्न का आपको पूरा करंट अफेयर्स आना चाहिए। सो व्हाट इज दिस वन लाइनर्स पैटर्न? सो दी वन लाइनर्स पैटर्न यहाँ पे इसका मतलब होता है अगर नेशनल में कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है, ठीक है, नेशनल में अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट हो रही है वो आपको पता होनी चाहिए। इंटरनेशनल में अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट हो रही है तो वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा लाइक स्पोर्ट्स, ठीक है, लाइक जैसा अभी आपको पता होगा कि रिसेंटली ओलंपिक्स कंक्लूड हुए थे। ठीक है, सो स्पोर्ट्स में अगर कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर अर एग्जामिनेशन। ठीक है, नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, स्पोर्ट्स हो गया एंड आफ्टर दिस वी हैव अगर किसी फेमस पर्सनालिटी की डेथ हो जाती है विच वी कॉल ऑबिचुरी। ठीक है, विच वी कॉल ऑबिचुरी, तो किसी फेमस पर्सनालिटी की अगर डेथ होती है तो जनरली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं कि दिस फेमस पर्सनालिटी इज रिलेटेड टू विच फील्ड, ये किस फील्ड से रिलेटेड है। ठीक है, सो ऑबिचुरी वाला सेक्शन हो गया। इसके बाद वी हैव डेज, इंपॉर्टेंट डेज। ठीक है, लाइक कि जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं तो उनकी थीम क्या है, तो इस पे कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ठीक है, इट कम्स एवरी ईयर ऑन 8th ऑफ मार्च। ठीक है, तो 8th ऑफ मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे आता है। अब इंटरनेशनल वुमेन्स डे की हर साल की अलग अलग थीम होती है। तो इस पर्टिकुलर ईयर की, जिस ईयर में आप एग्जाम देने वाले हो, लिखने वाले हो, तो उस साल की थीम क्या रही है एंड ऐसे, ये तो एक एग्जांपल लिया बट ऐसे कितने सारे डेज होते हैं तो आपको सबका यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर डे है उसकी थीम पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इंडाइसिस। इंडाइसिस, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन सा इंडेक्स रिलीज करती है, उस इंडेक्स में कौन सी कंट्री फर्स्ट पोजीशन पे है, उस इंडेक्स में कौन सी कंट्री लास्ट पोजीशन पे है एंड इन दैट पर्टिकुलर इंडेक्स इंडिया की रैंकिंग क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए। अगर ये सब आपको पता है तो मतलब आपका यहाँ पे जो काम है वो काफी आसान हो जाता है। ठीक है, आफ्टर इंडाइसिस वी हैव अपॉइंटमेंट्स, वी हैव अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, नाउ इन अपॉइंटमेंट्स सेक्शन यहाँ पे क्या होता है, अब अपॉइंटमेंट्स में अगर किसी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे, किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे अगर किसी भी पर्सन को अपॉइंट किया जा रहा है, जैसे कि अगर कई बार क्या होता है गवर्नर्स चेंज होते हैं। ठीक है, किसी बड़ी कंपनी के सीईओ चेंज हुए, चेयरमैन चेंज हुआ, या फिर अगर बैंक का, ठीक है, अगर बैंक के चेयरमैन चेंज होते हैं तो ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर दीज एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये आता है इन द फील्ड ऑफ अपॉइंटमेंट्स। इसके बाद द लास्ट थिंग इज कि द लास्ट थिंग, इसके बाद यहाँ पे जो चीज आती है वो है हमारे जो भी नेशनल में चीजें इंपॉर्टेंट हो रही हैं, जैसे कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई स्कीम लेके आ रही है, बजट का सेशन हो रहा है, तो बजट में किस स्कीम में कितना मनी अलोकेट की गई है, किस स्कीम में कितना परसेंटेज कम किया गया है, बजट का जो ओवरऑल जो बजट है वो कितने का है, तो ये सारी जो नेशनल की चीजें हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में इन सारी चीजों पे आप चाहें तो कीवर्ड्स ये देख सकते हैं।
नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हो गया, ऑबिचुरीज हो गया, डेज हो गया, इंडाइसेस हो गया, अपॉइंटमेंट्स हो गया, एंड द लास्ट थिंग इज ऑल्सो अवार्ड्स। ठीक है, अगर किसी को कोई अवार्ड मिल रहा है, ठीक है, एंड अगर वो इंडिया से किसी को मिल रहा है, इंडिया से अगर किसी को दिया जा रहा है, तो वो भी चीज हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, एंड जब आप इनको अच्छे से ध्यान से करेंगे, इनको काफी अच्छे से करेंगे, तो फिर जो एग्जामिनेशन में जो करंट अफेयर्स आता है वो ज्यादातर इसी पूरे सेक्शन से आता है, इसके बाहर आने के चांसेस काफी कम होते हैं। ठीक है, सो फॉर स्टैटिक वाला पोर्शन यू हैव टू कवर दीज सब्जेक्ट्स। आपको ये सब्जेक्ट्स पे अपनी कमांड अच्छी रखनी पड़ेगी, आपको अच्छे से करने पड़ेंगे ये सब्जेक्ट्स। एंड फॉर करंट अफेयर्स सेक्शन यू हैव टू कवर दीज टॉपिक्स। ये कीवर्ड्स आप नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे, और जब भी ये कीवर्ड्स अगर न्यूज़पेपर में फ्लैश हो रहे हैं, या फिर ये कीवर्ड्स अगर किसी भी साइट से लाइक क्लाउड अफेयर्स हो गया या फिर जीके टुडे, अगर आप इन कीवर्ड्स को अगर आप कहीं पे लिख के रखे हुए हैं, या फिर अगर आप गूगल अलर्ट्स भी लगा सकते हैं अपने उसमें, अपने फोन में या फिर अपने लैपटॉप में आप गूगल अलर्ट्स भी सेट कर सकते हैं। तो जैसे ही अगर किसी भी अगर ऑबिचुरी से रिलेटेड अगर कुछ भी आएगा तो वो तुरंत आपको अलर्ट कर देगा। ठीक है, तो आप उन सारी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं, ये कुछ निटिग्रिटीज होती हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन को ओवरऑल और कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं। ठीक है, सो ये तो हो गई एक जनरल बात। नाउ लेट्स डिस्कस अ टॉपिक, एक टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, सो एक स्टैटिक का टॉपिक है, बट इट इज लिंक्ड टू करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स से ये टॉपिक लिंक हो गया है ना। अब ये हुआ कैसे, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, सो इन करंट अफेयर्स देयर इज अ टॉपिक इन न्यूज विच इज दी जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग जो अभी मेमोरियल बनाया है यहाँ पे। ठीक है, जलियांवाला बाग जो मेमोरियल बनाया है, एंड उसको अभी उसका जो भी रिनोवेशन हुआ है, ठीक है, द रिनोवेशन विच हैज टुक प्लेस, एंड जो कॉम्प्लेक्स बनाया गया है जलियांवाला बाग में, जहां पे क्या होगा, जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया था। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे और क्या है, सो वी हैव साउंड एंड लाइट शो ऑल्सो, साउंड एंड लाइट शो ऑल्सो इन दिस जलियांवाला बाग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये साउंड एंड लाइट शो जो है, इट्स ड्यूरेशन इज अराउंड 28 मिनट्स। ठीक है, 28 मिनट का इसकी पूरी ड्यूरेशन है। नाउ सिंस जलियांवाला बाग, एज यू ऑल नो, इट्स अ मैसेकर साइट, ये यहाँ पे एक मैसेकर हुआ था, एंड थोड़ी सी उतनी अच्छी मेमोरीज नहीं है हमारी इस साइट के साथ। बट जब गवर्नमेंट ने एक यहाँ पे पूरा कॉम्प्लेक्स बनाया, यहाँ पे साउंड एंड लाइट शो बनाया, एंड जहाँ पे 28 मिनट का एक पूरा डेली एवरी डे यहाँ पे इवनिंग में एक शो होगा 28 मिनट का, यहाँ के पूरा जो जलियांवाला बाग का मैसेकर था उसको रिक्रिएट किया जाएगा। तो जब से ये वाली चीज की गई है, तो गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी सी बैकलैश में आ गई है। ठीक है, गवर्नमेंट को काफी ज्यादा बैकलैश फेस करना पड़ रहा है ऑफ द अपोजिशन पार्टीज एंड अलॉन्ग विद द जनरल पीपल। जो पब्लिक है उनका भी बैकलैश फेस करना पड़ा कि ये एक मेमोरियल साइट है, यहाँ पे मैसेकर हुआ है, एंड आपने इसको भी एक इवेंट की तरह प्रोजेक्ट कर दिया है। तो ये पूरा टॉपिक है। बात कर लेते हैं यहाँ पे हम जलियांवाला बाग के बारे में, कि ये जलियांवाला बाग जो है ये हमारे लिए पूरा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक, कि व्हाट इज दिस टॉपिक ऑफ जलियांवाला बाग एंड ये कैसे इंपॉर्टेंट हो गया, इस पे हम थोड़ी सी यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, सो जलियांवाला बाग का जो पूरा इवेंट है, जलियांवाला बाग का जो पूरा इवेंट है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रोलेट एक्ट। ये किसके साथ स्टार्ट होता है, ये रोलेट एक्ट के साथ स्टार्ट होता है। नाउ व्हाट इज द रोलेट एक्ट, उसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं, ये रोलेट एक्ट क्या है। सो इन 1919 मार्च, तो इन 1919 मार्च गवर्नमेंट क्या करती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट वो क्या करती है, वो रोलेट एक्ट को इंट्रोड्यूस करती है इंडिया में। ठीक है, एंड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रोलेट एक्ट, यहाँ पे इसके कुछ प्रोविजंस इतने हार्श थे, इतने टफ थे, कि इसको लेके जो कांग्रेस थी एंड जो जनरल पीपल थे, जनरल पब्लिक थी, वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। ठीक है, सो सम ऑफ द कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स ऑफ दिस रूलेट एक्ट, इट वाज कि आप बिना, जो ब्रिटिश पुलिस है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, वो बिना एफआईआर के या फिर बिना किसी केस के भी किसी पर्टिकुलर पर्सन को 2 साल के लिए फॉर 2 इयर्स उसको अरेस्ट कर सकती है, बिना अरेस्ट दिखाए, बिना वारंट दिखाए। ठीक है, ये इसका सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट था। द सेकेंड थिंग वॉज कि जैसे कि अगर कोई पर्सन है, ठीक है, अगर कोई घर है एंड पुलिस को ये लग रहा है, अथॉरिटीज को ये लग रहा है कि इस घर में जो रेवोल्यूशनरीज हैं, जो क्रांतिकारी हैं, वो छुपे हो सकते हैं। ठीक है, सो पुलिस जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन वो उनके घर में बिना सर्च वारंट के उनके घर में घुस सकती है एंड उनके घर को सर्च कर सकती है। ठीक है, इसके साथ साथ और भी काफी सारे कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स थे ऑफ दिस
रोलेट एक्ट, ठीक है। नाउ अब जैसे ही ये पूरा रोलेट एक्ट इंट्रोड्यूस होता है, जैसे ही इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, पूरे देश में इसको लेके हल्ला मच जाता है, ठीक है। एंड जो कंट्री के जो लोग हैं वो इसको बैक ट्रैक करवाने की कोशिश करते हैं कि भैया दिस इज अ ब्लैक बिल, इसको एक ब्लैक बिल की तरह प्रपोज किया गया था, ठीक है, कि ये दिस इज अ ब्लैक बिल एंड इसको वापस लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो भी प्रोटेस्ट चल रहे थे पूरे इंडिया में, सबसे ज्यादा जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वो हो रहे थे इन पंजाब। पंजाब में इसको लेके सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था रोलेट एक्ट को लेके। अब जब पंजाब की पूरी जो सिचुएशन है वो जब वर्सन होती है, वो जब खराब होती है, तो पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ठीक है, पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, हिज नेम वाज माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर वॉज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब। नाउ अब जैसे ही पंजाब में जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी बिगड़ना स्टार्ट होती है, व्हाट माइकल ओ डायर डिड कि वो यहाँ पे पूरे पंजाब में क्या करता है, मार्शल लॉ इंप्लीमेंट कर देता है। ही इंप्लीमेंटेड मार्शल लॉ ऑल ओवर पंजाब। नाउ व्हाट इज अ मार्शल लॉ? मार्शल लॉ का मतलब ये होता है कि कहीं पर भी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी एक जगह पे चार, ठीक है, फोर और मोर पर्सन अगर एक जगह पे दिख रहे हैं, सो पुलिस हैज पावर टू अरेस्ट देम, तो पुलिस उनको अरेस्ट कर सकती है, उनको जेल में डाल सकती है, ठीक है। दिस इज मार्शल लॉ। अब मार्शल लॉ इज इंप्लीमेंटेड ऑल ओवर पंजाब। सिंस उस टाइम पे, ये 1919 की हम बात कर रहे हैं, सो वी डोंट हैव एनी टेलीग्राम, वी डोंट हैव एनी फेसबुक और व्हाट्सएप एंड कोई भी मीडियम ऐसा कुछ था नहीं कि कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। इवन जो न्यूज़पेपर्स होते थे वो भी 3-3 4-4 दिन लेट हो जाते थे, मतलब रिमोट एरियाज जो होते थे वहां पे काफी लेट पहुंचा करते थे ना। अब जैसे ही मार्शल लॉ इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, मतलब जो मेजर एरियाज है, जो अर्बन एरियाज हैं पंजाब के, वहां तो लोगों को पता चल जाता है, बट जो रिमोट एरियाज हैं वहां पे लोगों को पता नहीं चल पाता है। अलॉन्ग विद दिस व्हाट ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड डिड, ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, वो पंजाब कांग्रेस की, सॉरी, वो जस्ट सेकंड, ओके, व्हाट ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड डिड, वो पंजाब कांग्रेस के दो इंपॉर्टेंट लीडर जिनके नाम थे डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू। तो व्हाट गवर्नमेंट डिड, गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गवर्नमेंट यहाँ पे अरेस्ट कर लेती है एंड उनको अरेस्ट करके अनडिस्क्लोज लोकेशन पे जाके रख देती है। अब जैसे ही इन दो बड़े लीडर्स का अरेस्ट होता है पूरे पंजाब में, इसको लेके वो हो जाता है, काफी ज्यादा प्रोटेस्ट होते हैं कि भैया आपने हमारे दो इंपॉर्टेंट लीडर्स को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया एंड उनको अनडिस्क्लोज लोकेशन पे जाके रख दिया गया है। अब जैसे ही ये वाली सारी चीज होती है, व्हाट कांग्रेस डिड, यहाँ पे जो अथॉरिटीज हैं वो क्या करती हैं, वो एक वो करती है, एक अनाउंसमेंट करती है कि ऑन 13th ऑफ अप्रैल 1919, ऑन 13th ऑफ अप्रैल 1919 व्हिच वाज द डे ऑफ बैसाखी, ठीक है, बैसाखी का दिन है ये। एंड व्हाट विल हैपन ऑन दिस डे, हम जलियांवाला बाग पार्क, जलियांवाला बाग पार्क, हम जलियांवाला बाग पार्क में मतलब आएंगे एक साथ और हम बैसाखी का सेलिब्रेशन करेंगे, ठीक है। विल सेलिब्रेट बैसाखी ऑन 13th ऑफ अप्रैल 1919। बट उनका जो अल्टीरियर मोटिव था वो ये था कि जब बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ लोग यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लेके जो हमारे दो लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया है, हम उसको लेके यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है। नाउ पंजाब में मार्शल लॉ इंप्लीमेंट है, लोगों को ये चीज नहीं पता, एंड जो अथॉरिटीज है वो लोगों को बैसाखी का सेलिब्रेशन के नाम पे बुलाती है, एंड बट उनका जो मेन मोटिव था वो ये था कि जो भी अरेस्ट हुआ है उसको लेके हम प्रोटेस्ट करेंगे। 13th अप्रैल 1919 ये दिन आता है यहाँ पे, ठीक है, 13th अप्रैल 1919 का दिन आता है एंड thousands and thousands of people gathered in this Jallianwala Bagh Park which is in अमृतसर। अमृतसर जलियांवाला बाग पार्क में हजारों लोग यहाँ पे आ जाते हैं। नाउ एट दैट टाइम पंजाब की जो कमांड थी, ठीक है, पंजाब की जो कमांड थी वो एक और डायर के हाथ में थी। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसका नाम तो था माइकल ओडायर, बट जो पंजाब की जो पूरी कमांड थी वो थी रेगिनाल्ड डायर के हाथ में, रेगिनाल्ड डायर। रेगिनाल्ड डायर जो थे वो पूरी पंजाब की कमांड संभाल रहे थे। अब जैसे ही रेगिनाल्ड डायर को ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि भाई मार्शल लॉ इंप्लीमेंट होने के बावजूद भी इन दी जलियांवाला बाग पार्क thousands of people have gathered and they are protesting against the arrest of the Dr. Satyapal and Saifuddin Kishlu। रेगिनल डायर अपनी फोर्सेस के साथ वहां पे पहुंच जाता है। रेगिनल डायर जैसे ही अपनी फोर्सेस के साथ वहां पे पहुंचा, अगर आप में से कोई जलियांवाला बाग पार्क गया होगा तो आपको पता होगा कि उस पार्क में
एंटर होने का और एग्जिट करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, ठीक है, और कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है वहां पे एंट्री का भी और एग्जिट का भी। रेगनल डायर वहां पे पहुंचता है इन द पार्क एंड वो जो रास्ता है एंटर और एग्जिट का वो उसको बंद करवा देता है। ऑल्सो वो अपने पूरे ट्रूप्स को लाइन से खड़ा करवा देता है एंड विदाउट गिविंग एनी वार्निंग ही शाउटेड टू ओपन फायर ऑन दी जनरल पीपल। उसके जो पूरे ट्रूप्स हैं वो गोलियां चलाना स्टार्ट कर देते हैं एंड जब तक उनकी गन्स में बुलेट्स थी गोलियां चलती रहती हैं। जब फाइनली गोलियां खत्म हो जाती हैं एंड जब वहां पे पूरा शांति हो जाती है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ हजारों लाशें ही दिखती हैं, ठीक है। सो बहुत सारे लोग की यहाँ पे डेथ हो गई थी इन दी जलियांवाला बाग मैसेकर। अब जलियांवाला बाग का मैसेकर हो गया है 13 अप्रैल 1919 को एंड इस मैसेकर के तुरंत बाद ही क्या करते हैं, रेगनल डायर को उसकी पोस्ट से हटा दिया जाता है, ठीक है। एंड एक इंक्वायरी कमीशन सेटअप किया जाता है विच विल लुक आफ्टर द मैसेकर, मतलब कि इस इंक्वायरी कमीशन के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि भाई ये मैसेकर कैसे हुआ, इस मैसेकर को कैसे अवॉइड किया जा सकता था एंड क्या क्या यहाँ पे चीजें थी जिनको हम लुकआउट कर सकते थे, जिनको हम इग्नोर किया जा सकता था। तो इसको लेके एक यहाँ पे कमीशन अपॉइंट होता है एंड द नेम ऑफ द कमीशन इज हंटर कमीशन। द नेम ऑफ द कमीशन इज हंटर कमीशन। सो हंटर कमीशन को यहाँ पे अपॉइंट कर दिया जाता है कि भाई आप यहाँ पे पता लगाइए, आप यहाँ पे वो कीजिए कि कैसे ये जो मैसेकर था उसको अवॉइड किया जा सकता था। फाइनली हंटर कमीशन की यहाँ पे रिपोर्ट आती है एंड हंटर कमीशन अपनी इस रिपोर्ट में ये बोलता है कि जो गलती थी वो रेगनल डायर की थी एंड ये पूरा का पूरा जो मैसेकर था इसको अवॉइड किया जा सकता था अगर वो थोड़ा सा शांति से काम लेते तो, ठीक है। बट एक स्ट्रेंज चीज यहां पर हुई थी एंड दैट स्ट्रेंज थिंग इज कि हंटर कमीशन दो क्रिटिसाइज द रोल ऑफ रेगनल डायर बट दे डिडंट पनिश रेगनल डायर। पनिशमेंट उसको कुछ भी नहीं मिलती है, क्रिटिसाइज हुआ बट पनिश नहीं किया गया यहाँ पे, ठीक है। रेगनल डायर को वापस यूके भेज दिया जाता है, उसको इंग्लैंड भेज दिया जाता है एंड यहाँ पे हंटर कमीशन का काम भी खत्म हो जाता है। बारिंग दी जलियांवाला बाग इंसिडेंट यहाँ पे क्या होता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, ठीक है, सो रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिशर्स ने नाइटहुड का टाइटल देके रखा हुआ था। सो ही वॉज अवॉर्डेड नाइटहुड बाय ब्रिटिशर्स। रविंद्रनाथ टैगोर क्या करते हैं, वो अपना नाइटहुड का टाइटल जो है वो गवर्नमेंट को वापस कर देते हैं, वो उसे डिनाउंस कर देते हैं। ऑल्सो महात्मा गांधी महात्मा गांधी को भी यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने केसरे हिंद का टाइटल देके रखा हुआ था, ठीक है। सो केसरे हिंद का टाइटल मिला हुआ था महात्मा गांधी को फॉर हिज सर्विसेज इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो बोर वॉर जो हुई थी, ठीक है, बोर वॉर, तो बोर वॉर में जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में अपनी सर्विसेज दी थी उसको देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, गांधी जी को केसरे हिंद का टाइटल दिया हुआ था। बट जब जलियांवाला बाग मैसेकर हो जाता है तो गांधी जी भी एज अ मीन ऑफ प्रोटेस्ट वो अपना केसरे हिंद का टाइटल जो है उसको रिनाउंस कर देते हैं, ठीक है। सो दीज वर सम ऑफ द इवेंट्स ऑफ द जलियांवाला बाग एंड ये इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या था कि अभी जब इसका पूरा रिनोवेशन हुआ था जलियांवाला बाग, पूरा कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, लाइट साउंड एंड लाइट शो हुआ था यहाँ पे, तो ये वाला जो पूरा टॉपिक है ये वापस से न्यूज में आ गया, ठीक है। तो ऐसे आपको गाइस कवर करनी है सारी चीजें। स्टैटिक का टॉपिक है, ये कोर स्टैटिक का टॉपिक है बट दिस टॉपिक इज लिंक टू दी करंट अफेयर्स। ये कैसे करंट अफेयर्स से लिंक हो गया है, तो सिंस ये स्टैटिक में भी आ रहा है, ये करंट अफेयर्स में भी आ रहा है, तो ऐसे टॉपिक हम लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। यहाँ पे जो भी चीजें हुई हैं, यहाँ पे जो भी चीज मैंने आपको बताई है वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो ऑन दैट नोट एक काम करते हैं, हम यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं इसको, जस्ट अ सेकंड। तो हम यहाँ पे इसको आगे बढ़ाते हैं एंड फाइनली अब हम कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो क्वेश्चंस आर जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो आपको आगे फर्दर एग्जामिनेशन में आगे हेल्प करेंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज न्यू शेफर्ड वॉज रिसेंटली इन द न्यूज। व्हाट इज न्यू शेफर्ड? ये न्यू शेफर्ड यहाँ पे क्या है, ठीक है। सो न्यू शेफर्ड ये जो था ये एक रॉकेट सिस्टम है that has been designed to take astronaut in space, ठीक है। सो इस न्यू शेफर्ड सिस्टम को डिजाइन किया गया है रिसेंटली टू टेक एस्ट्रोनॉट्स, जो भी एस्ट्रोनॉट्स होंगे जो स्पेस में जाना चाहते हैं उनको स्पेस में भेजने के लिए यहाँ पे इसको वो किया गया है, डिजाइन किया गया है इस रॉकेट सिस्टम को, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 द करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the rank of India in the World Economic Forum's Global Gender Gap Report 2021? ठीक है। So question number 2 B, the correct answer is
इस साल जो इंडिया की रैंक थी इन दी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इंडिया रैंक वाज बी 140th। ठीक है, so question number 2, the correct answer is B 140th rank। ठीक है, चलो मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, which film has won the best film award at the 66th annual film fair award। ठीक है, तो जो अभी रिसेंटली कंक्लूड हुए थे फिल्म फेयर अवार्ड, उसमें किस मूवी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ए, मूवी थप्पड़। ठीक है, सो थप्पड़ को यहाँ पे बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला था। सो थप्पड़ विच इज बिन डायरेक्टेड बाय अनुभव सिन्हा एंड जिसमें तापसी पन्नू ने लीड रोल प्ले किया था। ठीक है, सो तब से थप्पड़ मूवी जो है उसको इस साल 66 एनुअल फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, द करेक्ट आंसर इज ए। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द 2013 मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप इज टू बी हेल्ड इन विच सिटी। कौन सी सिटी में कंक्लूड होगी दी 23rd मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, ताशकंद। ठीक है, सो जो 2023 की मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप है, इट इज टू बी हेल्ड इन ताशकंद। ताशकंद में ये पूरी एक्सरसाइज कंक्लूड होगी। ठीक है, so question number 4, the correct answer is C। ठीक है, now moving on to our next question, question number 5, which country will be hosting the 2023 FIFA Women's World Cup। कौन सी कंट्री जो है वो 23 में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाली है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि देयर आर टू कंट्रीज जो यहाँ पे इस इवेंट को जॉइंटली को होस्ट करने वाली हैं। ठीक है, एंड दीज टू कंट्रीज आर, द करेक्ट आंसर इज डी, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। So New Zealand and Australia, they will both jointly they co-host this 2023 FIFA Women's World Cup। ठीक है, question number 5, the correct answer is D। Moving on, next question, question number 6, Justice Pankaj Mittal has been sworn in as the new Chief Justice of the Court of which of the following। मतलब कि कौन से स्टेट के जो हाई कोर्ट है वहां पे वो नए सीजी चीफ जस्टिस ऑफ दैट कोर्ट बने हैं। ठीक है, सो जस्टिस पंकज मित्तल के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर इज सी, JNK। ठीक है, सो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ द कोर्ट बने हैं, हिज नेम इज जस्टिस पंकज मित्तल। ठीक है, so question number 6, the correct answer is C। ठीक है, okay, moving on, next question, question number 7, with effect from April 1st, the Reserve Bank of India has decided to introduce the legal entity identifier, LEI जिसका नाम है LEI system for all payment transaction of what values। ठीक है, तो अभी जो रिसेंटली अप्रैल 1 आई थी तब वहां पे आरबीआई ने एक लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर को वो किया है, इंट्रोड्यूस किया है, लॉन्च किया है। अब ये जो आइडेंटिफायर यहाँ पे लॉन्च हुआ है, ये कितने पेमेंट ट्रांजैक्शन वैल्यू के लिए ये पूरा चीज डिसाइड हुई है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7, द करेक्ट आंसर इज बी, द करेक्ट आंसर इज बी, ₹50 करोड़। ठीक है, सो ₹50 करोड़ के ऊपर की अब जो भी वैल्यूज हैं उसके लिए आप यहाँ पे एक लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर को इंट्रोड्यूस किया गया है एंड दिस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7, द करेक्ट आंसर इज बी, ₹50 करोड़। ठीक है, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द थीम ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस 2020। ठीक है, तो जो 2020 का प्रवासी भारतीय दिवस था उसकी थीम क्या थी यहाँ पे। ठीक है, सो प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में अगर कुछ पॉइंट्स अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, सो प्रवासी भारतीय दिवस ये मनाया जाता है कब, सो ये 9th जनवरी को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, सो 9th ऑफ जनवरी को ये मनाया जाता है एंड 9th ऑफ जनवरी को क्यों मनाया जाता है, बिकॉज ऑन 9th ऑफ जनवरी यहाँ पे इन 1915, ठीक है, सो 9th ऑफ जनवरी 1915 को गांधी जी जो थे, ठीक है, गांधी जी ही रिटर्न बैक टू इंडिया, ये वापस इंडिया आए थे फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ठीक है, फ्रॉम साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका में अराउंड 20-21 ईयर्स तक रहने के बाद गांधी जी रिटर्न बैक टू इंडिया ऑन दिस वेरी डे। ठीक है, सो सॉरी 9th ऑफ जनवरी 1915 को ही रिटर्न बैक टू इंडिया एंड उनके आने की उसमें, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 9th ऑफ जनवरी को यहाँ पे क्या किया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एनआरआई डे, एनआरआई डे। तो एनआरआई डे यहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है,
So question number 8, the correct answer is D, contributing to आत्मनिर्भर. ठीक है, so correct answer is D, contributing to आत्मनिर्भर. ये इस साल का जो वो था प्रवासी भारतीय दिवस था उसकी थीम थी. ठीक है, so question number 8, the correct answer is D. ठीक, चलो. Moving on, next question, question number 9. When is World Hindi Day is celebrated? ठीक है, वर्ल्ड हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक, सो मैंने आपको एक चीज बताई थी जब हम पूरा इंट्रोडक्शन देख रहे थे कि ये जो डेज होते हैं, ठीक है, ये डेज वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इन पे मतलब जनरली क्वेश्चन बनते ही बनते हैं. ठीक है, तो व्हेन इज वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड? द करेक्ट आंसर इज सी, ऑन जनवरी 10th. ठीक है, सो 10th ऑफ जनवरी को एवरी ईयर वर्ल्ड हिंदी डे को सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक, सो क्वेश्चन नंबर 9, द करेक्ट आंसर इज सी. Moving on, next question, question number 10th. Who received the Indian Personality of the Year award at the opening ceremony of the 51st edition of International Film Festival of India? किसको इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है था यहाँ पे? ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, बिस्वजीत चैटर्जी. ठीक है, सो बिस्वजीत चैटर्जी हु इज अ सिंगर, एक्टर, डायरेक्टर, तो उनको इस साल यहाँ पे इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड अनाउंस किया गया था एट दी 51st एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया. ठीक है, IIFFI में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, द करेक्ट आंसर इज ए, बिस्वजीत चैटर्जी. Moving on, next question, question number 11. Which of the following's birth anniversary on 23rd January will be celebrated as Parakram Divas every year as declared by the गवर्नमेंट? ठीक है, तो गवर्नमेंट ने जो वो किया है, डिक्लेयर किया है रिसेंटली पराक्रम दिवस, एक वो किया है कि किसकी बर्थ एनिवर्सरी का दिन अब से पराक्रम दिवस की तरह पराक्रम दिवस के नाम पे मनाया जाएगा. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस. ठीक है, सो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब उनकी इस साल 125th बर्थ एनिवर्सरी थी. ठीक है, so 125th birth anniversary this year of नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एंड इस दिन को पराक्रम दिवस की तरह अब से हर साल सेलिब्रेट किया जाएगा. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 11, द करेक्ट आंसर इज सी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस. ठीक, चलो मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. Which train has been renamed as the नेताजी एक्सप्रेस बाय द इंडियन रेलवेज? तो इंडियन रेलवे ने किस ट्रेन का नाम अब नेताजी ट्रेन के नाम पे कर दिया है, नेताजी एक्सप्रेस के नाम पे कर दिया? ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 12, दी हावड़ा कालका मेल. ठीक है, दी हावड़ा कालका मेल अब इस ट्रेन का नाम चेंज करके नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है. ठीक है, सो दी हावड़ा कालका मेल, इट्स नेम हैज बीन चेंज टू नेताजी एक्सप्रेस. क्वेश्चन नंबर 12, द करेक्ट आंसर इज बी, हावड़ा कालका मेल. मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. What is the theme of National Voters Day 2021? ठीक है, सो नेशनल वोटर्स जो था इस साल का, उसकी इस साल की थीम क्या रही थी? ठीक है, सो नेशनल वोटर्स डे अगेन अगर इसकी बात की जाए, इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 25th ऑफ जनवरी. ठीक है, तो 25th ऑफ जनवरी को ये हमेशा मतलब सेलिब्रेट किया जाता है. एंड नेशनल वोटर्स डे इसलिए मनाना हमारी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था कि जो भी नए वोटर्स आ रहे हैं, ठीक है, जितने भी नए वोटर्स आ रहे हैं अभी, तो उनको और ज्यादा इंथुजियाज्म उनके अंदर लाने के लिए या फिर उनको और ज्यादा वो करने के लिए, वोटिंग के लिए उनको इंस्पिरेशन देने के लिए यहाँ पे 25th ऑफ जनवरी को हर साल नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है. एंड इस साल का जो नेशनल वोटर्स डे था उसकी थीम थी मेकिंग अवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, safe and informed. ठीक है, so question number 13, the correct answer is A, making our voters empowered, vigilant, safe and informed. ठीक है, so question number 13, the correct answer is A. Moving on, next question, question number 14. Sorry, which dictionary has named Atmanirbharta as its Hindi word of the year 2020? सो आत्मनिर्भर ये वर्ड पूरे साल काफी ज्यादा न्यूज में रहा था, आप सबको पता ही होगा. ऑल्सो हमारी जो गवर्नमेंट थी उसने 2020 में आत्मनिर्भर भारत योजना वो भी निकाली थी. ठीक है, जिसमें कि 20 लाख करोड़ रुपीस का एक पैकेज अनाउंस हुआ था फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, सो आत्मनिर्भरता ये जो हिंदी वर्ड है इसको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने, ठीक है, इसको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने यहाँ पे द वर्ड ऑफ द ईयर 2020 अनाउंस किया है. ठीक है, वर्ड इज आत्मनिर्भरता एंड इट इज अनाउंस्ड बाय
ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। क्वेश्चन नंबर 14, द करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। So question number 15, which country topped the 2020 Democracy Index global ranking according to the Economist Intelligence Unit? So question number 15, the correct answer is Economist Intelligence Unit की ये जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है इसको टॉप किया है नॉर्वे ने। ठीक है, सो इट इज टॉप बाय नॉर्वे। ठीक, ओके, सो दीज आर द 50 क्वेश्चंस जिनके बारे में जिनको हमें पढ़ना था, जिसको हमने अभी यहाँ पे समझा। आई होप आपको यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये एक मैंने एक जनरल फैक्ट दिया, एक जनरल व्यू बताया है कि किस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, किस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो जो आपके जितने भी एग्जामिनेशंस अभी आने वाले हैं या फिर और आगे होंगे, तो ये एक जनरल ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है कि इस तरीके के आपको सारे क्वेश्चंस कवर करने होंगे। ठीक है, सो मैंने आपको स्टैटिक का भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दी, मैंने आपको करंट अफेयर्स के भी बारे में मैंने बता दिया। अलॉन्ग विद दैट मैंने स्टैटिक के पूरे टॉपिक्स आपके लिए बता दिए कि ये टॉपिक्स हैं एंड इन टॉपिक्स पे आपको थोड़ा सा फोकस ज्यादा रखना है। ठीक है, सो ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस लेक्चर हियर। आई होप आपको ये सारा जो चीजें हैं, जो भी मैंने इंफॉर्मेशन अभी आपको विद इन 30-35 odd मिनट्स मैंने आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, सो ऑन दैट नोट बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड मिलते हैं हम जरूर अगली क्लास में। ठीक है, बाय गाइस, बाय बाय।